पिछले क्लास में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। देखो इस टिश्यू चैप्टर में बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो प्लांट, चूँकि हमारा टिश्यू चैप्टर है तो उसको हम लोग पहले 2 भाग में डिवाइड करेंगे। हम लोग अपने पिछले क्लास में बहुत कुछ किए भी थे, है ना? प्लांट टिश्यू चैप्टर को हम लोग 2 अलग अलग भाग में डिवाइड किए थे। चलो एक काम करते हैं हम लोग पहले हम लोग एक काम करते हैं ना कि हम लोग एक थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि हम लोग कैसे चलेंगे, है ना? एक डायग्राम ले लेते हैं, फ्लो डायग्राम ले लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ना। चलो ये यदि ये रहेगा दिमाग में तो बहुत हद तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा ना। चलो देखो यहाँ पे अब, हालांकि पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत जाने भी थे, है ना, वो बेकार नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग एक थोड़ा सा रफ आइडिया ले रहे हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में किस प्रकार से चलना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम है टिश्यू, आपको मालूम है। चैप्टर का नाम है टिश्यू। और याद करो पिछले क्लास में हम लोग इस टिश्यू चैप्टर को 2 अलग अलग भाग में बांटे हुए थे, है ना? एक प्लांट टिश्यू में और एक एनिमल टिश्यू में। उसी प्रकार से हम लोग आज भी बांटेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अब बहुत सारा इसमें आपको एक नया चीज आज देखने को मिलेगा इधर, और एक इधर हम लोग लिखेंगे प्लांट टिश्यू और इधर हम लोग लिखेंगे एनिमल टिश्यू। हम लोग पिछले क्लास में ये बात किए थे कि एनिमल टिश्यू को हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे। जब तक हम लोग इसको खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग उस पर नहीं चलेंगे, है ना? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे अच्छा किसी को याद है प्लांट टिश्यू को भी हम लोग 2 अलग अलग भाग में बांटे हुए थे? किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, है ना? चलो इसको भी 2 अलग अलग भाग में बांट लो। प्लांट टिश्यू को हम लोग 2 अलग अलग भाग में बांट लेंगे। पहला था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना पहला। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना? दूसरा था हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट। चलो अब जरा हमको कोई एक बात बता दो कि परमानेंट टिश्यू हमारे कितने प्रकार थे? कोई कितने प्रकार का था, कोई बता सकता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताओ पहले। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा 3 प्रकार का था, है ना? सबसे पहला क्या था? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड था हमारा लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या था हर्षित? इसका लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम क्या था? कैम्बियम। क्या था? कैम्बियम था। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा 3 प्रकार का था जिसको कि हम लोग अपने पिछले क्लास में जान चुके थे, है ना? पहला था हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा था हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लास्ट था हमारा लैटरल मेरिस्टेम। यही हमारा तीनों था। और आपके एडिशनल जानकारी के लिए ये था कि लैटरल मेरिस्टेम का हम लोग नाम कैम्बियम भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब चलो तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यहाँ पे अलग अलग टाइप। अब इसमें आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। परमानेंट टिश्यू हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसमें भी आपका 2 अलग अलग टाइप है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे दो दो प्रकार के हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे दो प्रकार के हैं। पहला हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड हमारा है सपोर्टिंग टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का है। उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स पे आएंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का है। देखो इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन है ना कि याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चूंकि यदि ये फ्लो डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक ना? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा दो प्रकार का है। पहला हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू। पहला हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड हमारा है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? अब इसके आगे भी थोड़ा सा और इसमें डिफ्रेंशिएशन है। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है एपिडर्मिस और दूसरा हमारा है कॉर्क। ठीक है, पहला इसमें है, चलो ऐसे ही बना लो, इसमें पहला है एपिडर्मिस। हाँ, क्या लिखा हुआ है बताओ? क्या लिखा हुआ है बोलेगा तब तो। क्या है बोलो? अरे भाई पेरन कायमा वाला अभी आए कहाँ है? वो इसमें है, थोड़ा धीरज तो रखो, सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के हो गए। पहला हमारा हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड हो गया हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा पहला टाइप हो गया एपिडर्मिस एंड इसका सेकंड है हमारा कॉर्क। CORK। यदि आपको कॉर्क ना बोलने का मन हो तो आप इसको बार्क भी कह सकते हैं। और बार्क आपको मालूम है क्या होता है? पेड़ का सबसे बाहरी वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं, है ना? बार्क। क्या नहीं, उसमें प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग डिफरेंट करके नहीं दिया हुआ है, कॉलम बना के नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको सुचारू रूप से चल रहे हैं तो हम लोगों को सब चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, है ना? इस प्रकार से चलेंगे कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर सपोर्टिंग टिश्यू हमारा तीन प्रकार का है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा एंड तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना? तीनों का अलग अलग नाम है, देख लो इसमें। पहला हमारा है 1, 2 और ये 3। पहला है पैरेन्काइमा, रेड से लिख देते हैं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा एंड लास्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। SCELERENCHYMA, स्क्लेरेन्काइमा। चलो जल्दी बोलो यहाँ पे, इसमें किसी को कोई डाउट है? इतना जो हम लोग अभी डिफ्रेंशिएट किए हैं इसमें किसी को कोई डाउट? बड़ा सिंपल सा होना चाहिए आपके दिमाग में, ये चीज़ चलना चाहिए। उसके बाद सिंपल को तो हम लोग बांट लिए, अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स को भी बांट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो ही होता है हमारा, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक ना? इसमें आपको दो ही अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला जाइलम XYLEM, जाइलम, और फ्लोएम PHLOEM, है ना? तो जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, एक और चीज़, जाइलम में भी अलग अलग टाइप है, लेकिन अभी हम लोग केवल इसको पढ़ने जा रहे हैं तो अभी इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अब ये दिमाग में रखिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम में भी अलग अलग टाइप है, फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप है। ठीक ना? इतना याद रहेगा। यदि हम लोग इतना खत्म कर लेते हैं तो हमारा प्लांट टिश्यू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। टिश्यू चैप्टर को हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट लिए हैं।
पहला हमारा हो गया प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, उसको अभी उधर रहने दीजिए, उसका भी हम लोग क्लासिफिकेशन बाद में कर लेंगे इसी प्रकार से, ठीक ना। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको कर ले रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट दिए, पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा 3 प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल को हम लोग कभी कभी कैम्बियम भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू हमारा दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है, पहला हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे दो दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा हो गया हमारा सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का है, पहला एपिडर्मिस एंड सेकंड हमारा कॉर्क या फिर बार्क आप कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग टिश्यू भी हमारा 3 प्रकार का है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में। कॉम्प्लेक्स में हमारा दो प्रकार ही होता है केवल, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम में भी हमारा अलग अलग कैटेगरी है, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तब हम लोग इसको डिटेल में जान लेंगे। यहाँ पे कोई डाउट अब समझ में आ गया है? देखो हम लोग क्या करेंगे ना, चूंकि बोर्ड तो हमारा लगभग भर गया है, थोड़ा सा उधर जगह बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग कुछ जान लेंगे। लेकिन जब हम लोग इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे ना, तो कहीं से भी अब शुरुआत करें, आपको ये फ्लो आपके दिमाग में रहना चाहिए। यदि हम मान लो शुरू कर रहे हैं, हालांकि लाइन से ही चलेंगे, लेकिन मान लो कोई यदि कह रहा है फ्लोएम के बारे में, कोई कह रहा है फ्लोएम के बारे में, तो आपको आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अच्छा फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि प्लांट वाले कैटेगरी में पहले चले जाओ, प्लांट वाले को भी दो दो अलग भाग में बांट दो, मेरिस्टेमेटिक में और एक परमानेंट में। तो मेरिस्टेमेटिक को छोड़ दो, परमानेंट में आ जाओ, परमानेंट को भी दो अलग अलग भाग में बांट दो, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और चूंकि ये फ्लोएम है तो हमारा कॉम्प्लेक्स वाले में आ जाएगा, तब जाके आप यहाँ पे पहुंचेंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं टिश्यू चैप्टर जितना आसान आपको लग रहा है उतना ही ज्यादा जटिल भी है। जटिल इस रूप में है ना कि आपको घुमा घुमा के बार बार पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको इतने सारे पाथ को इसे फॉलो करते 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 तब आप यहाँ पे पहुंचेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान में यदि ये रहेगा ना, तो कहीं से भी किसी से भी सवाल पूछ दे, कोई पूछ दे कि बताओ कोलेनकाइमा किसका टाइप है, सपोर्टिंग टिश्यू का है। सपोर्टिंग टिश्यू किसका टाइप है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। सिंपल परमानेंट किसका टाइप है? परमानेंट टाइप का है, परमानेंट टिश्यू का टाइप है। परमानेंट टिश्यू किसका टाइप है? प्लांट टिश्यू का टाइप है। बस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाना है, इसी प्रकार का यहाँ पे है। इसीलिए एक फ्लो डायग्राम आपको दे दिया गया है प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। हालांकि अभी हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें भी हमारा अलग अलग टाइप होता है, इसमें भी जब हम लोग आएंगे तो उसको जान लेंगे। अब यदि मान लो हम यदि अगले क्लास में हम यदि डायरेक्ट सपोर्टिंग टिश्यू से शुरुआत करें तो क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे? क्या नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि यदि सर सपोर्टिंग टिश्यू से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप को शुरू कर रहे हैं। बस समझ गए? और चूंकि हम लोग तोड़ तोड़ के ही पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड पे उतना जगह है नहीं ताकि हम लोग एक ही जगह पे हर चीज को पढ़ पाएं, उसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लांट टिश्यू में हम लोग अपने पिछले क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ तक जो हमारा पहला टाइप है उसको हम लोग खत्म कर चुके थे, है ना। अब हम लोग आने वाले हैं परमानेंट टिश्यू में, और परमानेंट टिश्यू में हमारा इतना सब कुछ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू को, पहले जान लो क्या तरीका होगा हम लोग का पढ़ने का। पहले परमानेंट टिश्यू में हम लोग चलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जाने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे प्रोटेक्टिव के दोनों पार्ट और सपोर्टिंग के अभी फिलहाल हम लोग अभी पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू का सिंपल वाला, और सिंपल वाला में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे केवल ये वाला। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टिंग वाला, और फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे कॉम्प्लेक्स का ये दोनों टाइप, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे कि कौन सा शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोटेक्टिव वाला, तो अभी वहाँ पे लिख देंगे प्रोटेक्टिव वाला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं। और मान लो यदि सपोर्टिंग वाला पढ़ेंगे, सपोर्टिंग वाला लिख देंगे। बस आपके दिमाग में ये डायग्राम याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो शुरुआत करें, इसमें कोई डाउट है? हाँ स्क्रीन शॉट तो इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम यदि ध्यान में रहेगा तो कहीं से भी किसी का भी एग्जाम्पल पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करें, रेडी हो? पिछले क्लास में जो हमको एक चीज बताना चाहिए था लेकिन हमसे मिस हो गया था, वो ये था कि आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 6.1, जरा देखो तो, है ना। ये एक्टिविटी इतना लंबा है ना, इसको करने में हमको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएगा, और इसको अच्छे से समझाने में हमको लगभग सप्ताह भर भी लग सकता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली तो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा,
हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां पे हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर वो एक्टिविटी हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। और वो एक्टिविटी पूरा का पूरा बेस्ड है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। क्या है उस एक्टिविटी में, जान लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, उसमें ना 2 ग्लास है, एक ग्लास एक, और ये हो गया हमारा दूसरा, और दोनों ग्लास में एक एक प्याज रखा हुआ है ना, प्याज। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस प्रकार का हमारा यहाँ पे एक प्याज इसमें भी है, ठीक, और एक प्याज हमारा जो है ना इसमें भी है, ठीक है। और इसमें पानी है, बहुत हद तक इसमें हमारा पानी है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो प्याज का जो हमारा निचला वाला हिस्सा है ना, ये पानी में डूबा हुआ है, ऐसे आपको महसूस करके चलना है, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे हम लेबल भी कर देते हैं इस प्रकार का, ये पानी में इस प्रकार से डूबा हुआ है। ये हो गया आपका ग्लास ए और ये हो गया ग्लास बी। देखो अब जरा ध्यान से, यहाँ पे ये आपका एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.1। हालांकि यदि ये एक दिन के अंदर भी यदि होने वाला होता है ना, तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये टाइम मांगता है एक्टिविटी, तो उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ही खुद 2 से 3 दिन में खत्म हो जाने वाला है। समझ रहे बात को। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब एक्टिविटी ये कहना क्या चाह रहा है, बुक में क्या लिखा हुआ है उसको आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन उस बुक का जो निचोड़ होना चाहिए, जो समझ होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देखो हमारे पास 2 ग्लास है, ग्लास ए और ग्लास बी। इस ग्लास में भी उतना ही पानी है, इसमें भी उतना ही पानी है, इसमें भी लगभग दोनों का जो साइज है ओनियन का वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, दोनों को इस ग्लास में, एक एक ग्लास में दोनों को डाल दिए, ठीक है। डालने के बाद एक दिन अगले दिन ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नीचे वाला जो आपका हिस्सा है ना, यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा एक झिल्ली झिल्ली टाइप का दिख रहा होगा, रूट टाइप का है ना, कुछ इस प्रकार का, यहाँ नीचे वाले हिस्से में छोटा सा बना है, लेकिन कुछ इस प्रकार का रहता है, आप खुद देखे भी होंगे, देखे है ना। तो इस प्रकार का यहाँ पे बना हुआ है, तो जैसे आप आज डालेंगे ना, तो अगले ही दिन उसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दिखाई देगा, यानी कि उसका जो साइज है थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला दिन में आपको ये नजर आ जाएगा, दूसरे दिन में और थोड़ा सा बढ़ेगा, तीसरे दिन में और बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा, एक में नहीं दोनों में बढ़ेगा, चौथे दिन और बढ़ेगा, 5वें दिन और बढ़ेगा। अब क्या कीजिए आप, छठे दिन क्या कीजिए, किसी दोनों में से एक गिलास का, हालांकि आपके बुक में बी कहा गया है ग्लास बी, तो ग्लास बी का ही एग्जांपल ले लीजिए, है ना। ग्लास बी का जो यहाँ पे निकल रहा था ना छोटा छोटा रूट, उस मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, निकलते निकलते छठा दिन में हमारा यहाँ पे आ गया। उसको आप क्या कीजिए, ऑनियन को यानी कि प्याज को कुछ देर के लिए बाहर निकालिए और उसके कुछ हिस्सों को काट के हटा दीजिए। बात समझ रहे हो, कुछ हिस्सों को काट के हटा दो वहां पे, फिर उसको यहाँ पे रख दो, ठीक। 2-3 दिन और ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करो, 2-3 दिन और उसको देखते रहो, है ना। आप ये नोटिस करेंगे कि इस वाले ग्लास में हम लोग कुछ नहीं किए हैं ऑनियन के साथ, ये जैसे अपना बढ़ रहा था इसका रूट, वैसे बढ़ता जा रहा था, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं। लेकिन छठे दिन में, आप 5वें दिन में भी आप कर सकते हैं, चौथे दिन में भी कर सकते हैं, छठे दिन में हम लोग यहाँ पे ये देखें कि जब हम लोगों ने उसके रूट को काट दिया ना, तो 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन वो बढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप इसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब इसके रूट को आप काट देंगे तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये वाला तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन ये वाला नहीं बढ़ेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। देखो याद करो एपिकल मेरिस्टीम के बारे में, हम लोग पढ़े थे कि एपिकल स्टीम हमारा ऑलवेज प्रेजेंट रहता है स्टीम और रूट में। आपके बुक में रूट में
इंडिकेट करके नहीं बताया गया है, लेकिन हम बोले थे कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रूट में हमारा एपिकल स्टीम नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, बोले थे, याद है? स्टीम के सबसे टॉप वाले हिस्से पे, याद आ गया होगा, टॉप पे यानी कि टिप पे हमारा था, वहां पे भी पाया जाएगा, और सबसे नीचे हमारा रूट में भी पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टीम। और चूंकि एपिकल मेरिस्टीम का बात करें या फिर इंटरकैलेडी का बात करें या फिर हमारा लेटरल का बात करें, ये हमारा क्या ग्रोइंग टिश्यू ही तो है, हम लोग अपने पिछले क्लास में जाने हुए हैं। अब चूंकि हम लोग एपिकल मेरिस्टीम के टिश्यू को ही काट दिए हैं, काट रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वहां के टिश्यू को हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं। अब जब वहां पे हमारा ग्रोइंग टिश्यू रहेगा ही नहीं, तो हमारा रूट कैसे आगे बढ़ेगा, बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा एपिकल मेरिस्टीम क्या है, ग्रोइंग टिश्यू है। और जब आप ग्रोइंग टिश्यू हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है। और जब आप रूट को ही काट के हटा दे रहे हैं, यानी कि आप वहां से ग्रोइंग टिश्यू को ही हटा दे रहे हैं, तो क्या आपका रूट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। दैट इज वाई ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये वहीं पे रुक जाएगा। यदि आप इसको घर में करना चाहें तो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, ये होता भी ऐसा है। तो कोई पूछे कि क्यों नहीं बढ़ा, इसका इंक्रीज जो रूट है इसका बढ़ता चला गया, इसका नहीं बढ़ा, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमने ग्रोइंग टिश्यू यानी कि एपिकल मेरिस्टीम को हमने वहां से काट के हटा दिया, और जब हमने एपिकल मेरिस्टीम को ही काट के हटा दिया तो वहां पे टिश्यू हमारा बचा नहीं, ग्रोइंग टिश्यू। अब चूंकि बचा नहीं तो वो ग्रो भी नहीं करेगा। समझ के बात को, समझ में आ गया? तो यही एक्टिविटी हमसे छोटा सा पिछले क्लास में छूट गया था, खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया। चलिए आज का हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग ये जाने थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा जो है ना ग्रोइंग टिश्यू होता है, ग्रोइंग टिश्यू होता है। अब सवाल है कि परमानेंट टिश्यू हमारा क्या होगा। देखो नाम से मालूम चल रहा होगा ना, परमानेंट मतलब कि जो कि हमेशा रहे, है ना। देखो अब क्या होता है परमानेंट टिश्यू में, आपको मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा ग्रोइंग टिश्यू होता है, लेकिन प्लांट में ऐसे भी ग्रोइंग टिश्यू हमारे होते हैं जो कि डिवीजन के पावर को खो देता है। डिवीजन के पावर को खो देने का मतलब ये हो गया कि याद करो, यदि हमारा स्टीम के टॉप वाले हिस्से पे यदि एपिकल मेरिस्टीम था और रूट में भी यदि हमारा एपिकल मेरिस्टीम था, तो वो बार बार डिवाइड हो रहा है ना, उसका टिश्यू बार बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है तभी तो उसका साइज बढ़ पा रहा है। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, सेल अपना साइज कैसे बढ़ाता है, डिवीजन करके, अपना नंबर वो कैसे बढ़ाता है, डिवीजन करके, यानी कि अपने नंबर को वो बार बार बढ़ाता है, बार बार बढ़ाता है, तभी उसका नंबर इंक्रीज हो पाता है। उसी प्रकार से हमारे प्लांट में भी ग्रोइंग टिश्यू क्या करते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन के पावर को खो देता है, और जब वो डिवीजन के पावर को खो देगा तब जाके हमारा वो टिश्यू बनता है परमानेंट टिश्यू। समझ रहे बात को? तो परमानेंट टिश्यू का जो इवोल्यूशन है, जो उत्पत्ति है, वो कहाँ से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ग्रोइंग टिश्यू ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं जो कि अपने डिवीजन के एबिलिटी को खो देते हैं, तब जाके वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस रूप में, परमानेंट टिश्यू के रूप में। अब नहीं बढ़ेगा वो। समझ के बात को? इसमें कोई डाउट, अब कहीं पे कोई समस्या? आगे बढ़े फिर। चलो ये हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन, है ना। परमानेंट टिश्यू हमारा कहाँ से निकलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निकलता है। अब आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। देखो एक एक लाइन से हम लोग चल रहे हैं, हर एक चीजों को हम लोग डीपली समझते चलेंगे। पर सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हो गया कि परमानेंट टिश्यू तो होंगे, लेकिन उसका शेप एंड साइज एकदम सेम होंगे, बड़ा एकदम सेम होंगे, प्लस उसका फंक्शन भी सेम होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन ये है कि परमानेंट टिश्यू ऐसे परमानेंट टिश्यू जो कि शेप एंड साइज में एक जैसे होंगे और उसका फंक्शन भी एक होगा, तो हम लोग उसको कह देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। कोई डाउट इसमें? और आगे बढ़ते हैं, ठीक। जाओ, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारा दो प्रकार का है। पहला हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा हमारा है सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हमारे होता है ना, वो प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, यानी कि सपोर्टिंग टिश्यू आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट का, तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, प्लांट को ही प्रोटेक्ट करेगा ना, प्लांट को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो इस मायने में हम कह सकते हैं
कि प्रोटेक्टिव टिश्यू आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी कि ये प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बात समझ रहे हो? अब किस किस प्रकार से ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकता है अभी हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया हेडिंग, उसके बाद इसका देख लो, इसको तुम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लो। सपोर्टिंग टिश्यू मतलब क्या, प्लांट को ये सपोर्ट करेगा, देखो ये प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा और इसको सपोर्ट करेगा। बात समझ रहे हो? बचाने का मतलब ये हो गया ना, प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि धूप, हवा, पानी, वेदर, क्लाइमेट, इस प्रकार के अलग अलग गतिविधियों से इसको ये बचा के रखेगा। और सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि आंधी तूफान आता है, बहुत सारे पेड़ ना, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, तो ये गिरने नहीं देता है ना, जो उसमें एकदम पूरा एकदम रिजिड टाइप का सपोर्ट रखता है, वो हो गया हमारा सपोर्टिंग टिश्यू, को सपोर्ट करके रखता है, हमेशा हिलने डुलने नहीं देता है, इस प्रकार का। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट हमारे ऐसे होते हैं ना जिसका टहनी बहुत ही टाइट होता है, उसको क्या, इसका मतलब क्या समझेंगे, वहां पे उसको बहुत ही टाइट से सपोर्ट कर रहा है, उसको तोड़ने नहीं दे रहा। समझ गए बात को? चलो अब इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग समझेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू का दोनों अलग अलग टाइप को, एपिडर्मिस और कॉर्क या फिर बार्क, आपके लिए जो दोनों का मतलब सेम है। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। इधर अभी जगह बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। एपिडर्मिस है और हमारा यहाँ पे कॉर्क है और या फिर बार्क है, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट के बारे में, तो हमेशा आपके दिमाग में प्लांट चलता रहना चाहिए, है ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो कि यहाँ पे एक लीफ है, चलो मान लो कि हमारे पास ये एक लीफ है, लीफ है, पत्ता है। जब आप इस लीफ को, इस पत्ते को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आएगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है चीज, आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर पाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, है क्या आपके बुक में ऐसा स्ट्रक्चर? बिल्कुल होगा, ध्यान से देखेंगे आपको मिल जाएगा। है नहीं है? एक मिनट देना, बुक बता देते हैं। किसमें? बता दे रहे हैं पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 का ए का फर्स्ट सबसे ऊपर वाला डायग्राम है ना, बिल्कुल ऊपर वाला डायग्राम है। लो देख लो इसको देख लो, समझ के बात को। तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है, उसमें कम दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं जरा ध्यान से हम लोग। देखो यहाँ पे इस लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, और ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा और हम लोग गहराई से जान लेते हैं। देखो एपिडर्मिस जो होता है ना हमारा, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो अलग अलग है, नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही लेयर है, ये एक ही लेयर है, ये पूरा का पूरा एक ही लेयर है और एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। तो एपिडर्मिस के बारे में हम जो बोलते जाएंगे ना, आप उसको कभी कभी कॉपी में नोट भी करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टर्म को, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होता है ना हमारा, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होता है। ये पूरा हमारा एक ही है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बटा हुआ, एक ही है हमारा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट ये है कि एपिडर्मिस आपको लीफ पे मिलेगा, लीफ के सरफेस पे मिल जाएगा, फ्लावर के सरफेस पे मिल जाएगा, बहुत हद तक आपको एपिडर्मिस स्टीम पे भी मिल जाएगा, बहुत हद तक एपिडर्मिस आपको रूट के सरफेस पे भी मिल जाएगा। इस प्रकार का सिंगल लेयर ऑफ सेल मिल जाएगा वहां पे आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि कहां कहां ये मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर, ये एपिडर्मिस जहां जहां पाया जाएगा वहां वहां के पार्ट को एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है। क्या करेगा?
प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है तो इसका काम प्रोटेक्ट करना भी है। जैसे लीफ पे पाया जाएगा तो ये लीफ को प्रोटेक्ट भी करेगा, रूट पे पाया जाएगा तो रूट को ये प्रोटेक्ट करेगा, बाहरी चीजों से, कीड़े मकोड़े से प्रोटेक्ट कर लेगा इस चीज को, हवा पानी धूप बरसात सबसे वो प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आ गया बात? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक छोटा सा फंक्शन एपिडर्मिस का। लेकिन एपिडर्मिस अभी खत्म नहीं हुआ है। एपिडर्मिस के ऊपर ना, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमारा पाया जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा नाम आप सुने होंगे, स्टोमाटा सुने होंगे। और आज हम लोग स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा गहराई से भी जान लेते हैं कि आखिर स्टोमाटा हमारा होता क्या है। पहले तो हमको ये बता दो कि इसमें यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलो, तो एपिडर्मिस को हमेशा आप 3 पॉइंट भी यदि बता देते तो बहुत है। पहला ये कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, पहला हो गया। दूसरा, इट इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीव्स, फ्लावर, रूट्स एंड स्टेम्स, हर जगह पे ये मिल सकता है आपको देखने को। उसके बाद ये क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कोई डाउट इसमें? चलो, अब एपिडर्मिस के ऊपर ही आपको पाया जाएगा स्टोमाटा। अब स्टोमाटा होता कैसे है? अच्छा, स्टोमाटा जब भी आप बचपन में सुने होंगे ना, तो उसके साथ एक वर्ड आप जरूर सुने होंगे, स्टोमाटा और स्मॉल पोर्स। यानी कि स्टोमाटा क्या है? एपिडर्मिस के ऊपर एक छोटा छोटा क्या है, छेद है। वही इस छेद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या यूज है एपिडर्मिस के ऊपर। देखो यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना स्पेस, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है, यही हमारा है स्टोमाटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेबलिंग भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया ये आपका। और ये आपका, हाँ एक और चीज, ये आपके एपिडर्मिस के ऊपर जो आपको ये यहाँ पे जो छेद आपको दिख रहा है ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये यहाँ पे छेद होता है। और इसी छेद को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं? स्टोमेटल, इस छेद को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर कहते हैं। ठीक है ना? अब ये जो स्टोमेटल पोर है, जो हमारा छोटा सा होल है, ये दो अलग अलग तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बचाया जाता है। जैसे देखो तो बीच में यदि हमारा ये छेद है तो इधर भी आपको एक बीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? इधर भी एक बीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? यही हमारा है गार्ड सेल, इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। अब जरा बता दो कि गार्ड सेल यहाँ पे क्या करता होगा? नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, क्या करता होगा? प्रोटेक्ट करता होगा उस स्टोमेटल पोर को, यानी कि उस होल को प्रोटेक्ट करता होगा, है ना? देखो यहाँ, हालांकि ये टॉपिक तो थोड़ा सा अभी हम जो बताने वाले हैं ये क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का। लेकिन थोड़ा सा यदि हम लोग यहाँ पे स्टोमेटा का बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और गहराई से जान लेते हैं कि आखिर स्टोमेटा का फंक्शन क्या क्या और हो सकता है ना? बीच वाले को स्टोमेटल पोर कह दिए, और ये जो बीन वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यही हमारा है गार्ड सेल। ये वाला जो शेप है और ये वाला हमारा जो शेप है, ये हमारा गार्ड सेल है। पूरा गार्ड सेल नहीं है, गार्ड सेल मेनली आपको इस टिप पे मिलता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है, पूरे जगह पे नहीं मिलता है। हाँ, ये जो आपका बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को प्रोटेक्ट करता है ये हमारा दोनों 1 2 3 4 और भी गार्ड सेल होते हैं, लेकिन गार्ड सेल हमारा जो बीन वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसके टॉप पे रहते हैं, इधर भी टॉप पे और इधर भी टॉप पे, इधर भी टॉप पे और इधर भी टॉप पे। ठीक है, अब समझो इसका फंक्शन क्या है। देखो, आपको मालूम होगा कि प्लांट अपना गैस का एक्सचेंज करता है, वाटर का भी एक्सचेंज करता है। ये जैसे जब तक प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं, तब तक वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है वो उसी होल के वजह से लेता है। ठीक ना? और जो वाटर वेपर के रूप में जो वाटर रिलीज करता है वो भी हमारा उसी होल से करता है। समझ रहे बात को? तो गैस का एक्सचेंज भी हमारा वो स्टोमेटल पोर से ही करेगा, उस छेद से ही करेगा, प्लस ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन आपके लिए एक नया वर्ड आ गया। ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं है, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट वाटर वेपर को रिलीज करता है ना इस होल से, उसी को हम लोग मेनली एक प्रोसेस कह लेते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये काम कैसे करता है? काम देखो अब कैसे करता है। देखो,
जब जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है इन्वायरमेंट से, तो ये गार्ड सेल क्या करता है, अपना गेट, देखो यहाँ पे ध्यान से मेरे हाथ को, इस प्रकार का दिख रहा है क्या, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस प्रकार का। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से चाहिए तो इसके टिप पे क्या है, गार्ड सेल है, यहाँ भी क्या है, गार्ड सेल है। तो जब जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से चाहिए तो गार्ड सेल अपना गेट खोल देगा, आ जाओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाओ। समझ रहे बात को, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया, ये अपने आप को क्लोज कर लेगा, बात खत्म। उसके बाद आपको मालूम है कि ये वाटर वेपर के रूप में वाटर भी रिलीज करता है। जब वाटर वेपर ये रिलीज करेगा दोबारा गेट खोल देगा, जाओ बाहर, दोबारा अपने आप को बंद कर लेगा। इसलिए तो इसका नाम पड़ा है गार्ड सेल, ये गार्ड का काम करता है। नहीं, अननोन चीज को अंदर नहीं। अच्छा इसका एग्जांपल देख लो ना, जैसे आप अपार्टमेंट में जाएं तो अपार्टमेंट में गार्ड रहता है, वॉचमैन रहता है, और वॉचमैन का काम क्या है, अननेसेसरी पीपल को अंदर नहीं आने देना। वही काम इसका भी है। वाटर और गैस के अलावा यदि कुछ आएगा ना तो मार के भगा देगा, तुम्हारा यहाँ पे परमिशन जरूरत नहीं है, तुम भागो यहाँ से। समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारा स्टोमाटा का फंक्शन। अब बता दो स्टोमाटा वाले टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ गया है, कहीं पे भी कोई डाउट? तो इसके अलावा और इसमें एक दो चीज और है जो कि हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जो हमारा एपिडर्मिस है ना, वो तो हमारे लीफ को, फ्लावर को, स्टीम को, रूट को प्रोटेक्ट करते ही है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखे होंगे कि हम लोग जब किसी पत्ते पे पानी डालते हैं ना, किसी पत्ते पे जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो पानी हमारा सड़क के नीचे गिर जाता है। कभी ट्राई किए हो इस चीज को, कभी ऑब्जर्व किए हो, किसी पत्ते पे या फिर किसी फ्लावर पे, है ना, जब उसे पानी डालो ना तो वो पानी हमारा सड़क के नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? इसलिए गिर जाता है क्योंकि एपिडर्मिस वहां पे एक केमिकल रिलीज करता है, वैक्सी सबस्टेंस। वैक्सी का मतलब क्या, वैक्स जैसा थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, वो वहां पे क्रिएट करता है। इसी के वजह से वो पानी वहां पे रुकता नहीं है, वो ससर जाता है नीचे, सड़क जाता है नीचे। समझ गए बात को। दूसरी चीज, ये जो हमारा एपिडर्मिस होता है ना, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। मतलब कि वाटर इस आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए ना, हमारा जो जड़ होता है, रूट का, प्लांट का जो हमारा जड़ होता है, जो रूट होता है हमारा, वो तो 24 घंटा नीचे रहता है वाटर में। क्या उससे क्या वाटर, हमारा वाटर की वजह से क्या हमारा रूट सड़ जाता है क्या? नहीं सड़ता। क्यों नहीं सड़ पाता है? क्योंकि उस पर एक लेयर है एपिडर्मिस का, और एपिडर्मिस उसको प्रोटेक्ट करता है। और एपिडर्मिस के पास ऐसा पावर है कि वो वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि वाटर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें होगा अब? तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू से हम लोग एपिडर्मिस भी समझ गए। हाँ एपिडर्मिस समझ गए, अब हमारा बच गया कॉर्क। कॉर्क क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं, स्टोमाटा का फंक्शन समझ में आ गया पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कॉर्क। कॉर्क हमारा कुछ नहीं है, पेड़ का बाहरी वाला जो छाल देखते हैं ना आप, छाल, बार्क, वही हमारा कॉर्क है। अब जवाब तुम लोग दोगे हमको, अपने दिमाग में एक ऐसा पेड़ लाओ जिसका कि आपने छाल ऑलरेडी देख रखा है, यानी कि उसके बाहर वाले हिस्से को आपने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। अब जो सवाल हम पूछेंगे उसको बताना, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे, ऐसा कुछ आपने पेड़ देखा होगा मेरे हिसाब से। पेड़ कैसा भी हो सकता है, ये तो नॉर्मल सा हमारा एक डिजाइन हो गया, है ना। इसके बाहरी वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे एक छाल लगा हुआ रहता है ना, जो कि थोड़ा सा चॉकलेटी कलर का रहता है, थोड़ा सा ब्राउन भी मिक्स रहता है, थोड़ा सा वो रेड भी मिक्स रहता है, इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता होगा कभी कभी। तो बताओ वो जो कॉर्क है उसका क्या क्या खासियत हो सकता है? बताओ बताओ। देखो पहली बात ये कि हमारा जो कॉर्क होता है ना, जो हमारा बार्क है, जो हमारा टहनी है, जो छाल है, वो डेड सेल से मिलकर बना होता है। डेड सेल यानी कि वहां पे लिविंग सेल आपको नहीं मिलेगा, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, उस बार्क के अंदर बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, मतलब ना के बराबर, मतलब ना के बराबर, मतलब कि बहुत टाइट पैक रहता है वो, बिल्कुल सॉलिड रहता है वो, इसलिए वो बहुत ही टाइटली पैक रहता है। दूसरी बात ये हो गई, ठीक है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो बार्क है ना हमारा, वो प्लांट को
टफनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। इसीलिए आपको प्लांट में कितना भी मारिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही टफ रहता है वो। समझ के बात को। चौथी बात ये कि ये जो हमारा बार्क है, जो हमारा कॉर्क है, इस पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। धूप, बरसात, गर्मी, किसी भी चीज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे पड़ेगा? ये तो डेड सेल है, मरा हुआ है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारा 3-4 फंक्शन किसका? बार्क का, यानी कि कॉर्क का। कोई डाउट इसमें? बार्क के अंदर हमारा प्लांट है, हमारा प्लांट सेल पाया जाएगा जो कि लिविंग होगा। समझ गए बात को। चलो, तो आई होप आपको ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, समझ लो चीजों को, बुक के लैंग्वेज को, नोट्स के लैंग्वेज को मत रटो। नोट्स तो प्रोवाइड हम भी करते हैं तुम लोगों को, लेकिन फिर भी हम बार बार ये कहेंगे कि नोट्स पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि मेरा नोट्स थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन लंबा होने के कारण उसका एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपको दूसरा बुक पलटने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। लेकिन यदि नोट्स भी नहीं पढ़ना चाहें आप, तो क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके इस चीज को समझ लीजिएगा ना, तो फिर नोट्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम वही चीज यहाँ पे पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और नोट्स में भी वही देते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। समझ रहे बात को। तो यदि ये समझ में आ जाता है तो फिर नोट्स का कोई जरूरत है ही नहीं। समझ गए बात को। चलिए, इसमें यदि कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सपोर्टिंग टिश्यू। तो आप जब हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू करेंगे तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर ये सपोर्टिंग टिश्यू आया कहाँ से। इस डायग्राम को देख लीजिए कहाँ से आया, और हम लोग अगले क्लास में डायरेक्ट इसी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जगह तो है नहीं तो हमको मिटाना पड़ जाएगा। तो इसको हम लोग शुरू करेंगे, और इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने परमानेंट टिश्यू के दूसरे टाइप यानी कि कॉम्प्लेक्स पे। इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू पे। कोई डाउट? ओह सॉरी, एनिमल टिश्यू पे। किस पे? एनिमल टिश्यू पे चलेंगे। लेकिन हम लोग अगले क्लास में इसको शुरू करेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ से आया, कि क्या इसका टाइप है। इसका 3 ही टाइप है, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद फिर इसको देख लेंगे। चलिए, खत्म करें क्लास को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।